स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक ऐसा समय था जहां पर पूरे दुनिया का ट्रेड डॉलर में हुआ करता था और आज की भी अगर हम डेट को देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा का हवाला मैं आपको देना चाहूँगा और आप ये जानेंगे वहां से कि दुनिया का 88% ट्रेड किस में होता है, डॉलर में होता है। अगर दो मुल्कों को आपस में ट्रेड करना है तो उनको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है और डॉलर के ऊपर पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। यूएस रशिया का आपस में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जागा, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और उसके बाद यूएस ने एक सैंक्शंस की पूरी लड़ी रशिया के ऊपर लगा दी। कॉन्सिक्वेंटली रशिया के ऊपर कुछ पाबंदियां लग गई जिसके चलते वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा। अब रशिया या तो इस मार को झेले या फिर वो कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म निकाले। तो इंडिया के साथ जब रशिया ने ट्रेड करना था तो उसने कहा कि चलो छोड़ो, डॉलर में ट्रेड करते नहीं, कोई और ऑल्टरनेट करेंसी ढूंढते हैं। इंडिया ने कहा कि ऑल्टरनेट करेंसी अगर ढूंढनी ही है तो क्यों ना हम रुपी में ट्रेड करें, और वहाँ से एक तरीके से जुलाई 2022 में आरबीआई ने रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए दरवाजे खोल दिए और उन्होंने रशिया के साथ एक एक्सचेंज रेट का सिस्टम बनाया जिससे कि भारत में जो रशिया का तेल का आयात हो रहा है उस ट्रेड को हम रुपी में सेटल कर सकते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमें लग रहा था कि हम काफ़ी इससे मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन अचानक एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है कि रशिया को रियलाइज़ होता है कि मेरा तो इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंडिया रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया रशिया से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है तो कॉन्सिक्वेंटली अगर हम रुपी में ट्रेड सेटल कर रहे हैं तो बहुत सारा रुपी रशिया के पास क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, राइट। और वही हो रहा है। पाया गया कि $40 बिलियन का रुपी सरप्लस रशिया के पास इकट्ठा होता जा रहा था। अब रशिया ने सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड तो करना नहीं है, और भी कंट्रीज के साथ करना है। अब रुपी में बाकी कंट्रीज ट्रेड करते नहीं है, तो ये सारा का सारा रुपया एक तरीके का एक कोहिनूर डायमंड की तरह बन गया कि जो बहुत वैल्यूएबल है तो सही, हमारे पास पड़ा तो हुआ है, लेकिन ये हमारे किसी काम नहीं आ रहा। एंड इसी की वजह से रशिया ने इनिशियली भी रिलक्टेंस दिखाई थी कि क्यों ना रुपी में ट्रेड करने की बजाय चाइनीज़ युआन या चाइनीज़ रेमनबी में हम ट्रेड कर लें या फिर जापानीज़ येन को यूज़ कर लें, क्योंकि रशिया जानता है कि इन करेंसीज़ का इस्तेमाल फिर भी किया जा सकता है। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो युआन में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रुपये की उतनी डिमांड है ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेड में। तो इतने सारे पैसे का, इतने सारे रुपए का मैं करूँगा क्या अगर वो मैं किसी और चीज़ को खरीदने के लिए यूज़ ही नहीं कर सकता। तो ये एक संकट बना इंडिया के रुपी के लिए। अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस ओवरनाइट है नहीं। इसमें इंडिया को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज को भी इनकरेज किया जाए कि वो रुपी में अपना ट्रेड करें। और वहीं पे अभी रिसेंट खबर आ रही है कि इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ रुपी में ट्रेड सेटलमेंट करने की कई एग्रीमेंट्स साइन करनी शुरू कर दी हैं। यूएई और इंडोनेशिया के साथ हमारी ये सेटलमेंट ऑलरेडी चल रही थी। इसी के साथ साथ अब हम लैटिन अमेरिका और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और बेसिकली हमारा जो यहाँ पर फोकस रहने वाला है वो कुछ ऐसे कंट्रीज़ पे रह रहे हैं जैसे कि ब्राज़ील, ठीक है, जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, तंजानिया। ये अगले फोकल पॉइंट्स बनने जा रहे हैं जिनके साथ हम रुपी में ट्रेड करेंगे। तो जितने ज़्यादा कंट्रीज़ अपने ट्रेड को सेटल करने के लिए रुपये का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा रुपया मजबूत होगा, इंटरनेशनली एक काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल करेंसी बनेगी। और हो सकता है कि आज की डेट में नो डाउट हमारा 2% शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में, डॉलर का 80% प्लस है, राइट। लेकिन ये हेजेमनी शायद हम ब्रेक कर सकें। लेकिन इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? क्यों इंडिया रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है और डॉलर की हेजेमनी को, डॉलर की डोमिनेंस और अपनी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर उसको तोड़ना चाहता है? इसकी पूरी चर्चा आज यहाँ पर आपके सामने करने वाले हैं। बहुत संक्षिप्त में ये एनालिसिस रहने वाला है, तो अगले 10 मिनट में आप बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों कि अगर यूपीएससी आईएएस 2024 का एग्जाम आपने देना है तो स्टडी IQ आपके लिए लेके आया है P2I कोर्स। P2I का मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपने एक बार एनरोल कर लिया तो उसके बाद पूरी की पूरी तैयारी आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइव फाउंडेशन क्लासेस मिलेंगी आपको। यू विल गेट फिजिकल बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अगर आप देखना चाहें किसी समय पर, अगर लाइव क्लास मिस हो गई है तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं। मेंटोरशिप आपको मिलेगी, एक हफ्ते में किए गए प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं बाय गिविंग वीकली टेस्ट, राइट। प्रीलिम्स के समय पर आपको क्रैश कोर्स दिया जाएगा, प्रीलिम्स की बुक्स दी जाएंगी जिसकी काफ़ी कंसाइज फॉर्म में आपको ये बुक्स मुहैया कराई जाएंगी और उनकी इन्फॉर्मेशन से आप
कम समय में ज़्यादा सारा मटेरियल गेन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, मेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स होगा जिसमें मेंस में कैसे भी टॉपिक पे सवाल आ जाए उसकी 360 डिग्री अप्रोच के साथ हम आपको 3-to-1 ये मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, इस 3-to-1 मेथड में क्या होगा कि हफ्ते में 3 दिन आपकी इशू को कवर करने की क्लासेस लगेगी, 2 दिन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फैकल्टी की प्रेजेंस में प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इन केस आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया और आप हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के पार्ट हैं, और एक दिन आपका करंट अफेयर की क्लास होगी। इस अप्रोच से आपके सारे इश्यूज कवर हो जाएंगे और जैसा मर्जी सवाल आ जाए यू विल बी इन अ पोजीशन टू कैटर इट। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको ताकि रियल टाइम कंडीशंस में कैसे हैंडल करना एग्जाम उसकी आपको नॉलेज हो, और हमारे इंटरव्यू पैनल के बेस्ट मेंबर्स और मेंटर्स जो हैं वो आपको डैफ कैसे भरना है और इंटरव्यू बोर्ड को कैसे फेस करना है उसकी भी अच्छी खासी नॉलेज देंगे। तो दोस्तों हमारी अगला बैच 11 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है और इसमें दोस्तों लिमिटेड सीट्स हैं। देखो दोस्तों, स्टडी आईक्यू क्वालिटी में विश्वास रखता है और अफोर्डेबिलिटी में विश्वास रखता है, सो इसलिए हमने 11 अगस्त के इस बैच में लिमिटेड सीट्स रखी हैं जिससे कि हर स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन दी जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा एक कंसाइज और छोटा सा बैच हो, जिनके डाउट्स आ रहे हैं फैकल्टी उन पर ध्यान दे सकें, उनको एड्रेस कर सकें और क्वालिटी वीडियोस के जरिए आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो सकें। तो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट या ऐप पर जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे ये प्राइस आपको 45,000 का कोर्स मिलेगा, लेकिन CS लाइव कोड यूज करने से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं एंड यू कैन एनरोल ओनली इन ₹30,000। राइट, जल्दी करना, 11 अगस्त सुबह 8 बजे की क्लासेस रहेंगी। फर्दर गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमने डॉलर को कैसे टैकल करना है, डॉलर के ऊपर क्यों हम अपनी डिपेंडेंस घटाना चाहते हैं, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, देखेंगे कि डॉलर ने अपनी हेजेमनी आखिर बनाई कैसे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1945 से, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया के मेजर इकोनॉमीज मिलती हैं ब्रेटन वुड्स में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे फैसला किया जाता है कि US डॉलर को गोल्ड के साथ पेग कर दिया जाएगा, यानी कि US डॉलर आप एक्सचेंज कर सकते हैं गोल्ड के साथ, कि गोल्ड की वैल्यू के बराबर, मतलब गोल्ड और US डॉलर एक ही बराबर हो गया है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा समय था कि मान लो मैं किसी फॉरेन कंट्री में गया, वहां पर उनका कोई सामान चाहिए और मैं एक 100 रुपये का नोट दिखा रहा हूं, उनके लिए वो सिर्फ एक कागज है, क्योंकि वो वहां पर उस नोट को किसी और कमोडिटी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। राइट, लेकिन अगर मैं उनको गोल्ड दिखाऊंगा, गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है कि ये एक वैल्यूएबल आइटम है, एक प्रेशियस मेटल है और इसकी बहुत वैल्यू है। किसी भी कंट्री में जाकर आप गोल्ड देंगे तो उस गोल्ड के बदले आप उनकी कुछ लोकल करेंसी बहुत बड़ी अमाउंट में एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब US ने कहा कि आप डॉलर अगर लेते हैं, डॉलर में ट्रेड करते हैं, अपने पास, आपके पास US डॉलर है, तो उसको आप एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि US की डॉलर की वैल्यू सोने के बराबर हो गई, यानी एक कागज की वैल्यू एक मूल्यवान मेटल के बराबर हो गई। कॉन्सिक्वेंटली बहुत से कंट्रीज ने क्या किया कि अब वो अपने गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि अगर US डॉलर को हम गोल्ड के बदले एक्सचेंज कर ही सकते हैं तो क्यों ना हम अपनी करेंसी को US डॉलर के साथ पेग कर दें। पेग करने का मतलब कि अब हमने गोल्ड रिजर्व्स रखने के बाद नोट छाप सकते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जितने मर्जी नोट छाप सको, आपको बैक एंड पे एक रिजर्व रखना पड़ेगा कि आपके जो नोट छप रहे हैं सेंट्रल बैंक में, उसकी वैल्यू जो छप रही है, ठीक है, जो प्रिंट नोट हो रहा है उसके पीछे उसको बैक करने के लिए आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। यूजुअली वो गोल्ड हुआ करता था, लेकिन कई कंट्रीज ने अब डॉलर को रखना शुरू कर दिया, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। राइट, इसी के साथ साथ US वर्ल्ड वॉर 2 में एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हुआ था। इंडस्ट्री में उसका एक बहुत बड़ा शेयर था, उसकी एक स्टेबल इकोनॉमी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो डॉलर को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका विश्वास लोगों का और अलग अलग कंट्रीज और उनकी गवर्नमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। सो कॉन्सिक्वेंटली इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी ने ट्रेड करना है, मान लो दिस इज कंट्री A एंड दिस इज कंट्री B, राइट, कंट्री A की करेंसी लेट्स से ये A है, ठीक है, कंट्री B की करेंसी दिस इज B, राइट। अब इनको आपस में एक्सचेंज करना है तो क्या करें, तो इन्होंने कहा कि हम डॉलर में सेटल करेंगे, कि हम गोल्ड में तो कर नहीं सकते ट्रेड, तो डॉलर में ट्रेड किया जाएगा। यानी कि अगर मैंने कंट्री A ने कंट्री B से कुछ इंपोर्ट करना है तो ये उसको डॉलर पे करेगा एंड सेम गोस फॉर कंट्री B। फर्दर ये कंट्री C के साथ भी अगर कंट्री B का ट्रेड है तो जो डॉलर्स इसने कंट्री A के ट्रेड के साथ एक्यूमुलेट किए हैं उन डॉलर्स को C के साथ यूज किया जा सकता है एंड C कंट्री फिर फर्दर आगे 4 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है तो वो भी डॉलर में हो रहा है एंड दिस इज हाउ डॉलर एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट, लेकिन
पिछले कुछ समय में हो ये रहा है कि वेस्ट और ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डॉलर की वैल्यू में कुछ उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। डॉलर की वैल्यू को लेकर एक अनसर्टेनिटी आ रही है। मैं वेस्ट और ईस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेस्ट में यूएस, नाटो कंट्रीज और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। ऑन द अदर हैंड ईस्ट में रशिया एंड चाइना, ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके यूएस के साथ कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। ये सिचुएशन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हुई। राइट अब उसमें हुआ क्या है कि रशिया जैसे कंट्री जो कि यूरोप के साथ काफ़ी बड़ा एनर्जी ट्रेड करता था, वो ट्रेड या तो यूरो में होता था या फिर डॉलर में होता था। लेकिन रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शन लगने की वजह से डॉलर में इसका ट्रेड ये अब पॉसिबल हो नहीं पा रहा और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज इससे एनर्जी खरीद भी नहीं रहे। सो कॉन्सिक्वेंटली इसको दूसरे कंट्रीज के पास जाना पड़ रहा है, सच एज इंडिया, जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है और हमारी एनर्जी की काफ़ी सारी डिमांड भी है। राइट अब यहां पर इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कन्विंस कर सके रशिया को कि डॉलर के बजाय हम या तो आपकी रूबल में, ठीक है, या फिर इंडिया के रूपी में ट्रेड कर सकते हैं। अब रशिया को पता है कि रूबल में तो इंडिया क्यों ही ट्रेड करेगा, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन रखने की वजह से रूबल को, जैसे रशिया मैंने स्टार्टिंग में बताया रूपी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता, उसी तरह रूबल को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्विफ्ट अरेंजमेंट से रशिया को हटा दिया गया। राइट सो इस वजह से रशिया कह रहा था कि हम चाइनीज़ युआन यूज़ कर लेते हैं, तो हमें तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि डॉलर फिर भी क्रेडिबल है थोड़ा, चाइना के करेंसी के साथ सेटल करना और ज़्यादा थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। सो कॉन्सिक्वेंटली हमने सोचा तो ये था कि रूपी में हम ट्रेड करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। इसके बाद डॉलर के बारे में देखा गया कि इस साल, ठीक है, इस साल के स्टार्टिंग में और स्पेशली जुलाई 2022 के बाद यूएस क्या करता है कि जब उसको पता है कि पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है, तो अगर पूरी दुनिया के ट्रेड के ऊपर देखो यूएस बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता डायरेक्टली। राइट वो फ्री मार्केट से सारे मैकेनिज्म और प्रोसेसेस चल रहे हैं। यूएस लेकिन अपनी लोकल करेंसी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, वो डॉलर को कंट्रोल कर सकता है, उसकी वैल्यू में थोड़ी सी मैनिपुलेशन वो कर सकता है। तो जहां पर यूएस को लगता था कि उसे अपना फायदा करवाना है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फिर आप कह लीजिए जो यूएस का फेडरल बैंक है, ठीक है, यूएस का फेडरल बैंक है, राइट जैसे इंडिया में आरबीआई है, आपको पता है कि आरबीआई का क्या काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट। इस मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट से आरबीआई रुपी के फ्लो को कंट्रोल करता है। क्योंकि आप बताइए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि जितना ज़्यादा रुपी मार्केट में फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा रुपी मार्केट में फ्लो कर रहा है, राइट तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है कि घटती है? इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि मार्केट में रुपी ज़्यादा फ्लो करने का मतलब हमारे इन हैंड मनी ज़्यादा है, हमारे पास मेरे हाथ में पैसा ज़्यादा है। पहली तारीख को अगर कोई 100 रुपये की चीज़ कोई 150 में भी देता है, हम खरीद लेते हैं और इससे महंगाई बढ़ जाती है ना। तो अगर मार्केट में रुपी ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। राइट तो आरबीआई क्या करता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट्स, राइट वो बढ़ा देगा। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये पैसा जो है ये मैं अगर बैंक में सेव करूंगा तो क्या होगा, मेरे को रिटर्न मिलेगा, तो मेरा इन हैंड मनी कम हो गया, मार्केट में फ्लो कम हो गया मनी का और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई। सिमिलरली यूएस का फेडरल बैंक भी डॉलर की वैल्यू और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके वहां की इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका असर ये होता है कि बाकी कंट्रीज के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है, जो कि हमें कुछ देर पहले देखने को मिला था। हुआ ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करने से हुआ ये कि बहुत सारे, जब यूएस के, आप समझो यूएस के फेडरल बैंक है, ठीक है, दिस इज अ बैंक, यूएस का फेडरल बैंक है, राइट इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब यूएस में बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अपना डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, राइट अब कोविड की वजह से और चाइना के भी स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट्स में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जब फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएगा तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या करेंगे कि कुछ डॉलर को, जैसे उन्होंने इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रखा है, इंडिया में इन्फ्लेशन और एक इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो उसमें से कुछ डॉलर ये वापस फेडरल बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। जब ये डॉलर यहाँ से खींच के फेडरल बैंक में जमा कर देंगे तो एक तरीके से डॉलर मार्केट से खींचा जा रहा है, यानी कि डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो और डिमांड कांस्टेंट हो तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, एप्रिशिएट हो जाता है। तो यहां पर इंडिया और बहुत जैसे कंट्रीज को एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, ठीक है, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला क्योंकि डॉलर एप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से $1 कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, लेट्स से वो 100 रुपीज, $1 में आप 100 रुपीज परचेज कर सकते हैं, राइट $1 में 100 रुपीज आ सकते हैं। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो $1 अब ज्यादा रुपी खरीद सकता है, तो ये लेट्स से 200 रुपीज हो गया,
राइट। अब इंडिया बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। मान लो उसने लेट्स से सेमीकंडक्टर, यहाँ चलो सेमीकंडक्टर नहीं, कोई प्रेशियस मेटल है, ठीक है, देयर इज सम प्रेशियस मेटल, यहाँ सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन है, हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस इंपोर्ट में लेट्स से हमारा $100 का इंपोर्ट था, ठीक है, $100 का पहले इंपोर्ट था, तो हमारी लोकल करेंसी में ये कितना बन रहा है हमें, ठीक है, 100 इंटू 100 रुपीज़, ये कितना बन गया, 10,000 रुपीज़, ठीक है। लेट्स से $100 का हमने इंपोर्ट किया, तो ये 10,000 रुपीज़ हमें कॉस्ट कर रहा है, राइट। तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को, हमारी लोकल कंपनी को अगर कंडक्टर कोई या मेटल कोई इंपोर्ट करना है तो उसे 10,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर डॉलर मजबूत हो जाएगा और इसकी वैल्यू 200 रुपये हो जाएगी, राइट, तो सेम क्वांटिटी के मेटल को खरीदने के लिए डॉलर तो हमें 100 ही देने पड़ेंगे, लेकिन हमारी लोकल करेंसी में अब वैल्यू 200 रुपये हो गई है, तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, तो हमें 20,000 रुपये खर्चने पड़ सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और हमारी लोकल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम की जाए। तो इसके लिए एक बड़ा ही इनोवेटिव तरीका ये अपनाया गया, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊं कि दो कंट्रीज आपस में जब डॉलर पर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो उसके एक्सचेंज में कुछ फीस चार्ज कर होती है, ठीक है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, फैसला किया गया कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। दो कंट्रीज हैं, वो लोकल करेंसी में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट बनाकर लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिया है और दूसरी तरफ कोई दूसरा कंट्री है, राइट। अब अगर किसी दूसरे कंट्री को हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि वो कंट्री हमसे कुछ इंपोर्ट कर रहा है, तो होगा ये कि वो कंट्री अपनी लोकल करेंसी में अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करेगा। लेट्स से ये कंट्री बी है, लेट्स से ये कंट्री इंडिया है और इसकी वैल्यू, इसकी जो करेंसी है वो रुपी है। इसकी करेंसी लेट्स से, इसकी करेंसी बना देते हैं बीटा, ठीक है, लेट्स से इट्स करेंसी इज बीटा। तो इन्होंने बीटा बहुत सारा बैंक में जमा कर दिया। इस बैंक में एक ऐसा भी अकाउंट है जो कि रुपी को मैनेज कर रहा है, ठीक है, रुपी के रिजर्व्स इन्होंने रखे हुए हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, इनसे पैसे लेने हैं, हमने वो पैसे रुपी में लेने हैं, तो ये अपनी लोकल करेंसी बीटा में अपने बैंक में जमा कराएंगे और फिर ये बैंक इंडियन बैंक में रुपी ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इंडियन बैंक में वो क्या ट्रांसफर होगा, रुपी ट्रांसफर होगा, जो कि वापस फिर इस एक्सपोर्टर को मिल जाएगा जिसने अपनी सर्विस दी। तो इस तरह से रुपी में ट्रांजैक्शन हो रही है। सिमिलरली अगर हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम रुपी अपने इस बैंक में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक बीटा करेंसी, जो इसने, हमारे बैंक ने भी बीटा करेंसी के रिजर्व्स मेंटेन किए हैं, वो बीटा करेंसी को कंट्री बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और वहां से उसके एक्सपोर्टर को ये पैसा मिल जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में हमें कोई एक्सचेंज रेट की फी, एक्सचेंज फी, ट्रांजैक्शन फी या फॉरेन एक्सचेंज की कन्वर्टेबिलिटी की जो फी होती है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो इसमें भी हमारी कॉस्ट बच रही है। और होगा ये कि मान लो डॉलर की वैल्यू में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, लेकिन हम दोनों कंट्रीज की जो वैल्यू है वो तो मैनेज हो ही रही है, राइट। तो डॉलर के बेसिस पे कि डॉलर बढ़ गया लेकिन हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स है, तो इस डॉलर के फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे ट्रेड में फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए वो कमोडिटी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी। मान लो कि अगर यहाँ से सेम सिनारियो, ठीक है, जो मैंने पीछे समझाया आपको कि लेट्स से ये जो मेटल है ये इसी कंट्री बी से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारी करेंसी फिक्स्ड है और हम डॉलर पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो डॉलर के महंगे होने या अप्रिशिएट होने से हमें 20,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, वो 10,000 में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। जबकि अगर डॉलर में ट्रेड करते तो वहाँ की फ्लक्चुएशन का भी नुकसान होता, राइट। तो ये सारा सिनारियो इंडिया कोशिश कर रहा है। अब इंडिया का फायदा इसमें है कि जितने मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ऐसी डील हो सकती है, इंडिया का रुपी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्योंकि उससे होगा क्या कि जैसे रशिया ने रुपी में ऑयल ट्रेड करने से मना कर दिया, लेकिन अगर रशिया को पता हो कि यही रुपी जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, $40 बिलियन की वैल्यू वाला रुपी मेरे पास एक्यूमुलेट हो चुका है, इसको मैं कई और चीज़ें लेने के लिए खर्च सकता हूँ, तो क्यों नहीं चाहेगा रशिया इसमें ट्रेड करना। और सिमिलरली बाकी कंट्रीज भी, अगर उन्हें पता है कि रुपी में बाकी कंट्रीज भी ट्रेड कर लेते हैं, तो वो भी पसंद करेंगे कि रुपी में ट्रांजैक्शन ज़रूर हो, तो इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील और तांजानिया, ठीक है, इसी के साथ साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना एंड सेनेगल, इनके साथ हम रुपी में ट्रेड कर सकें, लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकें, राइट। और इसमें इंडिया को फायदा भी है क्योंकि देखो ब्राज़ील और तांजानिया के साथ $3.25 बिलियन, ठीक है, ब्राज़ील के साथ $3.25 बिलियन और तांजानिया के साथ $1.39 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है, ये ब्राज़ील है मान लो,
ठीक है, हमारा जब सरप्लस है तो ये क्या इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे? जब ये इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो इनको रुपी के बहुत बड़े रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? क्योंकि जितनी भी पेमेंट करनी है फिर रुपी में करनी है, राइट? अब इनको ब्राज़ील को पता है कि क्योंकि मेरे इंपोर्ट ज़्यादा है इंडिया से, मुझे रुपी के रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? रुपी के रिजर्व्स मुझे बनाने पड़ेंगे, तो रुपी की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो रुपी की एप्रिसिएशन होगी। सिमिलरली बाकी कंट्रीज को भी जब पता लगेगा कि ब्राज़ील को रुपी की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मान लो रशिया और ब्राज़ील में फिर ट्रेड हो रहा है और रशिया को पता है कि ब्राज़ील के क्योंकि इंडिया के साथ इंपोर्ट ज़्यादा है, ये रुपी में ट्रांजैक्ट करता है, तो मेरे जो $40 बिलियन के रुपी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं ब्राज़ील के साथ ट्रेड करने में उनको सेटल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारी और वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इससे इंडिया की करेंसी भी पूरी की पूरी तरह ग्लोबलाइज हो सकती है, राइट? नो डाउट अभी तक पूरे ग्लोबल ट्रेड में 2% के आसपास हमारा शेयर है। इसको बढ़ाकर अगर हम 10% कर दें तो हम बहुत आगे, बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना बहुत जल्दी अचीव हो सकता है, राइट? तो अगर ग्लोबलाइज होता है रुपी तो उसका सबसे बड़ा फायदा डॉलर पर डिपेंडेंस कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से खर्चा कम होगा तो कॉस्ट सेव होगी। इसके बाद इन्फ्लुएंस होगा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस इंडिया का काफ़ी ज़्यादा होगा। जब सबको पता होगा कि रुपी में ट्रेड हो सकता है तो इंडिया के साथ हर कोई अच्छा रिलेशन बनाना चाहेगा, और इंडियन कंपनीज ने मान लो किसी दूसरे कंट्री में ट्रेड करना है तो रुपी की स्ट्रेंथ की वजह से उन इंडियन कंपनीज के लिए सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करने में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी। हम चाहें तो अपनी कंपनीज के लिए सूटेबल कंडीशंस बनवाने के लिए उनकी सरकारों को कन्विंस भी कर सकते हैं, राइट? और इकोनॉमिक सॉवरेंटी भी मिलेगी हमें, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो देखो मार्केट फ्लो के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अपनी करेंसी में तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना? तो उसमें हमारी इकोनॉमिक सॉवरेंटी होगी कि ये नहीं होगा कि हर बार डॉलर्स की वजह से हमें किसी के आगे हाथ जोड़ के झुकना पड़े। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मेरा पूरा उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है और आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूम मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इस चीज़ से रिलेटेड कुछ खतरे भी हैं? अगर खतरे या चैलेंजेस आपको लगते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि भारत बहुत अच्छी बुलंदियों को छू सकता है तो वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आपके लिए 2015 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और आप सभी से बहुत जल्द मिलूंगा मैं P2Y क्लासेस में, जो कि स्टार्ट हो रही है 11 अगस्त को मॉर्निंग 8 AM पे। कोर्सेज में एनरोल कीजिए, यूज करें कोड CSLIVE फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिससे सिर्फ 29,999 में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।